Hello students, good morning. Today we will discuss about Avogadro law. Avogadro law क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे और इस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करेंगे. So let us start Avogadro law. What is Avogadro law? We have to discuss about that. Avogadro law क्या कहता है? ठीक है? So this is part 2 lecture of mole concept. Avogadro law क्या कहता है? ये बताता है कि एवोगैड्रो लॉ का दो मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट है. एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है एवोगैड्रो लॉ? एवोगैड्रो लॉ कहता है कि इफ टू डिफरेंट gases are kept at identical condition of temperature and pressure, then equal volume of gases contains equal number of molecules or moles. ये तो था स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि दो डिफरेंट गैसेस होना चाहिए हमारे पास और दोनों डिफरेंट गैसेस का जो कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर का वो क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए. तो ऐसे परिस्थिति में दो डिफरेंट गैसेस जो हैं उनका वॉल्यूम अगर बराबर हुआ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर उन दोनों गैसेस का वॉल्यूम बराबर हुआ तो वैसे कंडीशन में उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी या मोल जो होगी वो भी क्या होगी? बराबर होगी. क्या होगी? बराबर होगी. ये स्टेटमेंट 1 है, फर्स्ट स्टेटमेंट. माने ऐसे भी आप बोल सकते हैं. एवोगैड्रो लॉ का पहला मतलब स्टेटमेंट को पहले तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इसको जरा क्लियर करिए एग्जांपल से. ठीक है? एग्जांपल से क्लियर करने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक गैस है. ठीक है? एक सील्ड बंद सिलेंडर में एक गैस है और वो गैस कौन सा है? H2 गैस. कितना गैस है भाई? H2 गैस. और दूसरी तरफ हमारे पास बंद सिलेंडर में एक दूसरा गैस है और वो कौन सा गैस है भाई? वो है ओजोन गैस. कौन सा गैस है? O3 गैस. अच्छा, ये दोनों दो डिफरेंट गैसेस हैं कि सेम गैसेस हैं? दो डिफरेंट गैसेस है भाई. एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? O3 है, ओजोन है. अच्छा, मान लीजिए इनका भी वॉल्यूम Xml है और इसका भी वॉल्यूम कितना है? Xml. मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर है कि अलग-अलग है? बराबर है. दोनों का वॉल्यूम बराबर है. एक का वॉल्यूम Xml तो दूसरे का भी वॉल्यूम Xml है. अच्छा, मान लीजिए इसको हमने टेम्परेचर 0 डिग्री C पर रखा है. कितना टेम्परेचर पर? 0 डिग्री C के टेम्परेचर पर. और इसको भी हमने रखा है 0 डिग्री C के टेम्परेचर पर. कितना टेम्परेचर पर? 0 डिग्री C के टेम्परेचर पर. और प्रेशर यहाँ कितना है? 1 atm है. यहाँ भी प्रेशर कितना है? 1 atm है. अच्छा, ये बताइए ये दोनों जो डिफरेंट गैसेस हैं क्या ये आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हैं? बिल्कुल है. इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री C और प्रेशर 1 atm. इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री C और प्रेशर 1 atm. तो इन दोनों का आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है या नहीं? बोलो भाई. आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है या नहीं? बिल्कुल है. आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो एवोगैड्रो लॉ कहता है कि टू डिफरेंट गैसेस आर केप्ट एट आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, then equal volume of gases contains equal number of molecules. मतलब हमारे कहने का अर्थ है कि दो डिफरेंट गैसेस को सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रखा है तो अगर इनका वॉल्यूम सेम है, जैसे यहाँ देख लीजिए वॉल्यूम सेम है, तो
इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या H2 गैस में अगर Y है तो यहाँ भी मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी, Y होगी। कौन से गैस में, ओजोन गैस में। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस है और वहाँ ओजोन गैस है। अगर उनका आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो वैसे परिस्थिति में उनका इक्वल वॉल्यूम इक्वल मोल को कंटेन करेगा। मतलब जितना 10 मॉलिक्यूल इसमें तो 10 मॉलिक्यूल इसमें, 50 मॉलिक्यूल इसमें तो 50 मॉलिक्यूल इसमें। मतलब मॉलिक्यूल की संख्या गैस के आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, नहीं करता है। कब, जब वॉल्यूम सेम हो और आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हो। इसका मतलब है कि गैसेस molecules of gas loses या molecules of gas becomes independent of identity of gases के आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यही देखो ना, H2 गैस था, ये अलग गैस है, ये ऊपरी गैस है, अलग गैस है, फिर भी इसमें मॉलिक्यूल की संख्या Y और इसमें मॉलिक्यूल की संख्या Y है। मॉलिक्यूल की संख्या दोनों में बराबर हो गई, इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वो कौन गैस है, ओजोन है कि हाइड्रोजन है। सो दिस इज आवर अवोगाड्रो लॉ। तो समझ में आ गया होगा। अवोगाड्रो लॉ बहुत सिंपल है, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। दो डिफरेंट गैसेस को ले लो और उनका आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रख दो। तो अगर ऐसा है कि आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो उनमें अगर वॉल्यूम बराबर रख दिया दोनों में आपने तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर होगा अपने आप। यही है अवोगाड्रो लॉ। ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल जब बराबर होगा तो मोल की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह लो या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कह लो। मतलब इसमें अगर आप दिखाओगे कि मोल्स की संख्या है n तो इसमें भी मोल की संख्या कितनी हो जाएगी, n। मोल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, n। दोनों में मोल भी बराबर होगा और मॉलिक्यूल्स भी बराबर होगा। लेकिन कब, जब यहाँ वॉल्यूम भी सेम है और आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, वैसी परिस्थिति के लिए अवोगाड्रो लॉ आपको बताता है। ठीक है। अब अवोगाड्रो लॉ का दूसरे तरीके से आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी गैस का एक मोल STP कंडीशन पर, किसी भी गैस का एक मोल STP कंडीशन पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, पहले ये तो समझ में आ गया। अच्छा, इस बात से अब आप जब आप समझ गए कि अवोगाड्रो लॉ क्या है, आप जरा समझिए। अब अवोगाड्रो लॉ को आप एक और तरीके से बोल सकते हैं। अनदर वे ऑफ अवोगाड्रो लॉ वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1 at STP कंडीशन, कौन कंडीशन, STP कंडीशन, STP कंडीशन 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस contains कितना वॉल्यूम भाई, contains 22.4 लीटर्स, या इसी को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेगा तो 22,400 मिलीलीटर, ऐसा कुछ होगा। STP कंडीशन पर किसी भी गैस का एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। ठीक है। अब जरा समझिए आप इसको, यहाँ पर STP बोर्ड आया है। ठीक है, STP बोर्ड कंडीशंस बहुत सारा होता है, वो कंडीशंस को आप जरा समझ लीजिए। यहाँ STP कंडीशन है और यहाँ कौन सा कंडीशन है, NTP कंडीशन है ना। STP कंडीशन और यहाँ क्या है, NTP
कंडीशन, इसको जरा समझिए, व्हाट इज एसटीपी एंड व्हाट इज एनटीपी, तब जाके ये वाला बात आपको समझ में आएगा, है ना। एसटीपी कंडीशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या मतलब होता है इसका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर केमिस्ट्री में जब भी लेते हैं हम 0 डिग्री सी को लेते हैं, कितना लेते हैं 0 डिग्री सी। यहाँ गैसेस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब हुआ 0 डिग्री सी, और 0 डिग्री सी का क्या मतलब हुआ 273 केल्विन। क्या मतलब हुआ भाई 273 केल्विन। अच्छा अगर प्रेशर की बात की जाए तो कितना होगा 1 atm, कितना होगा 1 atm। मतलब जब भी एसटीपी कंडीशन कहा जाए तो टेम्परेचर 0 डिग्री सी और प्रेशर 1 atm, ठीक है। अच्छा ये बताओ इस रूम में, जिस रूम में मैं लेक्चर ले रहा हूँ, इस रूम में एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऑक्सीजन गैसेस है, और गैसेस तो और भी कुछ होंगी, ऑक्सीजन को मान लो, तो ऑक्सीजन गैस इस रूम में है और इस रूम में प्रेशर, जनरली प्रेशर सब जगह 1 atm होता है, तो प्रेशर तो 1 atm है, लेकिन क्या इस रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री सी है? नहीं, इस रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री सी नहीं है। हो सकता है 25 या 26 डिग्री सी हो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेम्परेचर, अभी 25 या 26 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो प्रेशर तो 1 atm है, लेकिन टेम्परेचर इस रूम में क्या 0 डिग्री सी है? नहीं है। तो क्या इस रूम में जो ऑक्सीजन गैस है उसको हम बोल सकते हैं कि वो एसटीपी कंडीशन पर है? नहीं, नहीं बोल सकते। एसटीपी कंडीशन पर वो नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बदल गया है। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 25-26 डिग्री सी है। हाँ वही ऐसा कुछ होता है कि टेम्परेचर भी 0 डिग्री सी होता और प्रेशर भी 1 atm होता, तब इसको में जो ऑक्सीजन गैस होता है उसको हम बोलते हैं वो कौन सी कंडीशन पे है, वो कंडीशन पर है एसटीपी के, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, तो बहुत सिंपल सा बात है। दूसरा है एनटीपी कंडीशन। एनटीपी कंडीशन क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है, टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है वो होता है 20 डिग्री सी। कितना होता है भाई 20 डिग्री सी। कितना होता है 20 डिग्री सी होता है। और जो प्रेशर लेते हैं वो कितना लेते हैं, वो लेते हैं 1 atm। माने एनटीपी कंडीशन पर भी टेम्परेचर को कितना लेते हैं बताइए, टेम्परेचर को लेते हैं 20 डिग्री सी और प्रेशर को कितना लेते हैं 1 atm। उसके बाद एक होता है SATP, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर क्या क्या लेते हैं जरा समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर हम लेते हैं ये लेते हैं 29, टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सी। क्या लेते हैं 25 डिग्री सी। और इस 25 डिग्री सी को अगर आप बदलोगे क्या चीज में, केल्विन में, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 273 केल्विन। तो कितना हो जाएगा भाई 298 केल्विन, ठीक है। अब प्रेशर क्या लेते हैं, यहाँ पर प्रेशर लेते हैं 1 बार। क्या लेते हैं प्रेशर 1 बार। तो ये डिफरेंट कंडीशंस है जो आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज दिस एसटीपी कंडीशन, दिस इज एनटीपी कंडीशन एंड दिस इज एसएटीपी कंडीशन, ठीक है। तो जनरली जो हमको जरूरत आएगा वो एसटीपी का आएगा और नहीं तो एनटीपी का आएगा। तो ये 3 डिफरेंट कंडीशन समझ में आ गया। एक में टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, प्रेशर 1 atm है, एंड इसमें 20 डिग्री सी है 1 atm है, उसमें 25 डिग्री सी है 1 बार है, ठीक है। पहला बात तो ये समझ में आया। दूसरी बात ये है कि प्रेशर का जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, जरा उस पर एक बार छोटा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जरा समझ लो प्रेशर का डिफरेंट यूनिट्स जो है वो क्या है, उसको जरा समझ लो, उसको जरा समझ लो। व्हाट इज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द प्रेशर। देखो प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले तो ये समझ लो यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट्स, प्रेशर डिफाइन कैसे होता है भाई, फोर्स बाय एरिया, है ना। फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम जानते हैं किसके नाम से, पास्कल के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, पास्कल के नाम से। तो नो डाउट एसआई यूनिट जो प्रेशर का होगा, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ये कितना होगा भाई, ये होगा
और इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं PA, पास्कल। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल है। लेकिन इसके अलावा भी केमिस्ट्री में बहुत सारे यूनिट यूज होंगे, बहुत सारे यूनिट यूज होंगे प्रेशर के लिए। न्यूमेरिकल्स वगैरह में आएगा, गैस लॉस में आएगा, वो सब में आएगा। तो जरा उस पर भी बात कर लीजिए। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम का फुल फॉर्म पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बोलते हैं। जनरली जो सी लेवल है, उस सी लेवल के आसपास जो प्रेशर होता है वायुमंडल का, वायुमंडल में गैसेस हैं, वो गैसेस सरफेस से टकराते होंगे, सी के वाटर लेवल से टकराते होंगे तो फोर्स भी लगाते होंगे, और फोर्स को एरिया को प्रेशर बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या अन्य गैसेस टकरा रहे हैं वाटर लेवल सी के, उससे टकरा रहे हैं या ज़मीन से टकरा रहे हैं, तो उस पर प्रेशर लगा रहे हैं। तो वो प्रेशर जनरली 1 ATM होता है, उसको रिगार्ड किया गया है 1 ATM प्रेशर। कितना प्रेशर? 1 ATM प्रेशर। यानी सी लेवल पर जो वायुमंडल का गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है वो कितना माना गया है? 1 ATM। सी लेवल का मतलब ये नहीं हुआ कि समुद्र का होना जरूरी है। सी लेवल का मतलब वो उससे थोड़ा ऊपर नीचे 1 ATM ही रहता है। जैसे मान लो हमारा ये जिस रूम में हम क्लास में लेक्चर ले रहे हैं, ये तो सी लेवल नहीं है, सी तो नहीं है यहाँ पर, फिर भी यहाँ प्रेशर कितना होगा? 1 ATM ही होगा। सी लेवल पर थोड़ा ऊपर नीचे 1 ATM प्रेशर ही होता है। लेकिन बहुत ऊंचाई पर चले जाओ, हिमालय पर्वत पर चले जाओ, बहुत ऊंचाई है भाई, तो वहाँ प्रेशर डाउन हो जाता है। बहुत अंदर चले जाओ, अर्थ के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे अर्थ के सरफेस के थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो कितना होता है? 1 ATM होता है। तो 1 ATM को रिगार्ड किया गया है, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार। कितना? 1.01 बार। ऐसा ही बोल सकते हैं आप, 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM, है ना? मैंने दोनों में बड़ा यूनिट कौन है? ATM है कि बार? ATM है, क्योंकि 1 ATM होने के लिए 1.01 बार होना जरूरी है। 1 इज इक्वल टू 1.01, सो दिस इज बिग। इसके बराबर होने के लिए इसको 0.01 1.01 के बराबर होना पड़ रहा है। तो ATM इज स्लाइटली बिगर यूनिट देन बार। सो ATM इज slightly bigger unit of pressure than क्या? बार। ATM is slightly bigger unit of pressure than बार से थोड़ा सा बड़ा होता है। हालांकि देख लो 1 ATM is equal to 1.01 है, तो इसको नेग्लिजिबल ही मान सकते हैं। 1 ATM is equal to 1 बार ही मान, कैलकुलेशन में ये भी आप चला सकते हो। 1 बार is equal to 0.98 है, इसको क्या मान लो? 1 ही मान लो। 1 बार इज इक्वल टू 1 ATM। तो बार और ATM में ये रिलेशन होता है। दूसरा होता है कि 1 ATM इज इक्वल टू, अब इस बात को याद रखना जो लिख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, है ना? दिस इज इक्वल टू 760 टॉर्क, दिस इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। मतलब 1 ATM is equal to 10 to the power 5 पास्कल। इसको और एक्यूरेट वे में लिखेंगे तो 1 ATM is equal to 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। ये बात तो समझ में आ गया। So ATM is bigger unit, बार भी bigger unit है, पास्कल छोटा unit है। So these are practical unit of pressure। अब इतना बात जब जान गए हम कि यूनिट ऑफ प्रेशर क्या क्या होता है ना? तो इतना जानने के बाद हम लौटते हैं एवोगैड्रो लॉ पर। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है जरा समझिए। व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? एवोगैड्रो लॉ क्या कह रहा है? देखो, एवोगैड्रो लॉ कह रहा है कि एट एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स 22.4 लीटर। इसका ये मतलब हुआ कि एट एसटीपी, है ना, अगर आप लेते हैं हाइड्रोजन गैस लेते हैं, कितना ग्राम? 2 ग्राम। कितना ग्राम? 2 ग्राम। मतलब एक बंद बर्तन में 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, किस कंडीशन पर? एसटीपी पर। तो कहा जाए इसका वॉल्यूम कितना होगा? अच्छा,
2 ग्राम में कितना मोल होगा H2 के? मोल बराबर हो जाएगा वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना होगा भाई? 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा H2 का? 2। मोल कितना आ गया? 1। तो हम जान गए कि मोल कितना आ गया? मोल 1 आ गया। मोल कितना आ गया? 1। और 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। किसी भी गैस का, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो ओजोन हो। तो यहाँ भी H2 का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर्स। हमने बंद बर्तन के अंदर आपने रखा है, हमारे कहने का मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस कितना ग्राम है इसमें? 2 ग्राम। 2 ग्राम का मतलब कितना मोल? 1 मोल। और कंडीशन कौन सा है? एसटीपी। माने टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सी। प्रेशर कितना है? 188। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो वॉल्यूम होगा इस गैस का तो वॉल्यूम होता ही है, वो कितना होगा? 22.4 लीटर। ये कहता है आपको एवोगैड्रो लॉ। ठीक है? एवोगैड्रो लॉ का मतलब वैसे भी बोल सकते हैं कि 2 डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम क्या ले लो भाई? 2 डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम सेम ले लो। क्या ले लो? वॉल्यूम सेम ले लो और कंडीशन दोनों का अलग अलग ना होकर एक हो जाए। सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सेम वॉल्यूम वाले गैसेस जो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रखे हुए हैं, उनमें मोल की संख्या भी क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है? एक तो वो है, वैसे बोल सकते हैं, और नहीं तो बोल सकते हैं 1 एसटीपी कंडीशन पर किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। ये भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों को लिंक करते हैं। पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम 22.4 लीटर कैसे रखता है। ठीक है? इसको देख लेते हैं। हाँ, है ना? चलो, मान लो हमने हाइड्रोजन ही ले लिया। हाइड्रोजन गैस कितना मोल ले लिया इसका? 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितना ग्राम? 2 ग्राम। ये तो सबको पता है भाई, इतना बेसिक बात तो आप जानते होंगे। 1 मोल का मतलब 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट में ग्राम लगा दो तो 1 मोल हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 2 है, 2 में ग्राम लगा तो 1 मोल हो जाता है। बहुत सिंपल है। अब क्या है कि मान लो एज्यूम H2 to be कौन गैस? आइडियल गैस। एज्यूम H2 to be आइडियल गैस। और आइडियल गैस है तो हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। सो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, कौन सा है आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to nRT. This is ideal gas equation. PV is equal to nRT. जहां पर P क्या है भाई? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। N क्या है? मोल। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और T क्या है? बोलो भाई, T क्या है? T है टेम्परेचर। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर H2 गैस का कितना मोल लिया है हमने? 1 मोल लिया है। कौन सा मोल लिया है? 1 मोल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एट एसटीपी कंडीशन मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 180 m, यही ना होगा? एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ H2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? जल्दी बता दो। 22.4 लीटर। तो जरा इसको चेक कर लेते हैं 22.4 कैसे आ रहा है। तो उसके लिए करना क्या है आपको कि PV is equal to nRT में ये जो आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं इसको क्या करो? nRT बटा P। ऐसा कर सकते हैं। आइडियल गैस मान लो हाइड्रोजन को, और आइडियल गैस मान करके आइडियल गैस इक्वेशन को हम यूज करते हैं। तो V is equal to nRT by P। N कितना मोल लिया है गैस का? 1 मोल। R होता है गैस कांस्टेंट। क्या होता है? गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है यहां पर हम लिख दे रहे हैं, R होता है गैस कांस्टेंट। क्या होता है? गैस कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू होता है वो अलग-अलग यूनिट में अलग-अलग होता है। जैसे एसटीपी
कंडीशन पर R का वैल्यू होता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, और SI यूनिट में इसका वैल्यू होता है आपका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसा कुछ होता है। CGS यूनिट में इसका जो वैल्यू होता है, CGS यूनिट में जो इसका वैल्यू होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है 2 कैलोरी 1.99 होता है, इसको 2 ही मान लो, 2 कैलोरी पर केल्विन पर। ये डिफरेंट वैल्यूज हैं R के डिफरेंट यूनिट्स में। जैसे कि SI यूनिट में क्या होगा, ऐसा यूनिट में क्या होगा और बाकी यूनिट्स में क्या होगा, ये बात समझना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये R का वैल्यूज है, इसको याद रखिएगा। ST की कंडीशन पर R का वैल्यू इतना लेते हैं। सबसे जरूरी है इसका यूनिट्स भी याद रखना, साथ में यूनिट भी याद रखना उतना ही जरूरी है जितना इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। ये बात समझ में आ गई। तो आप ही बताओ, यहाँ ST की कंडीशन पर 1 मोल H2 का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर है, वो हम डिराइव करना चाह रहे हैं, कैसे आ गया 22.4 लीटर। तो उसके लिए हम N का वैल्यू कितना रखे हैं, 1 मोल, और R का कौन सा वैल्यू रखे हैं इसमें से, इन तीनों में से। जाहिर सी बात है ST की कंडीशन पर है तो कौन सा वैल्यू रखा है, 0.0821। लिख देंगे 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। इसको मिटा देते हैं, जरा जगह बच नहीं रहा है इसके लिए। अब जरा बताइए आप, ये किसका वैल्यू होती है, R का। टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1 atm। कितना atm, 1 atm। So this atm gets cancelled out, this mole gets per mole से cancelled out, and this kelvin gets per kelvin से cancelled out। तो जो वॉल्यूम हमारा आ गया वो कितना आ गया, जल्दी बता दो भाई, कितना आ गया, वो आ गया 180.0821 लीटर, और इधर है 1 into 293 273 लीटर। लीटर ही बच गया ना सिर्फ, ये लीटर, बाकी सारे यूनिट्स तो कट गए। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, इसको काट कूट करोगे तो आ जाएगा 22.4 लीटर। कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर। ये बात समझ में आती है। मतलब ST की कंडीशन में किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। कैसे करेगा, तो आइडियल गैस इक्वेशन से यूज करके हम ये प्रूफ कर दिए। किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर, किसी भी गैस का, ठीक है। कौन कंडीशन पर, ST की कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो वो बोले थे, पहला वाला स्टेटमेंट जो था, तो उसको जरा समझते हैं। अच्छा, इसको जरा समझिए, थ्योरेटिकली जरा समझिए। तो मान लीजिए हमने 2 गैसेस लिया, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 गैसेस लिया, एक में कौन सा गैस लिया, H2 मान लो, और दूसरे में कौन सा गैस लिया, बोलो बोलो जल्दी भाई, दोनों दूसरे में कौन सा गैस लिया, ओजोन गैस। कौन सा गैस, ओजोन गैस। और दोनों का वॉल्यूम भी बराबर लिया, क्योंकि यही तो बोल रहे थे वो। मान लो वॉल्यूम लिया 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते थे, 22.4 मान लिए, ताकि आप एक बात समझ सकें। अच्छा, दोनों का कंडीशन कौन सा है, STP। दोनों का कंडीशन कौन सा है, STP। STP का मतलब समझ रहे हैं आप, टेम्परेचर 0 डिग्री C या 273 केल्विन, और प्रेशर कितना है, 1 atm। यहाँ भी टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर कितना है भाई, 1 atm। दोनों का आइडेंटिकल कंडीशन है, जल्दी बताओ। दोनों का आइडेंटिकल कंडीशन है, वॉल्यूम भी बराबर है, तो अब
एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि उनका मोल भी या मॉलिक्यूल्स भी आपस में बराबर होगा। आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसका मोल कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, और इसका मोल में कितना हो जाएगा? जो भी होगा दोनों का बराबर होगा, तो कितना होगा मोल? 2 मोल की, 4 मोल की, 5 मोल। तो अभी भी देखें एसटीपी कंडीशन पर किसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है? 1 मोल ऑफ गैस है, तो जाहिर सी बात है इसका कितना मोल हो जाएगा? 1 मोल। तभी तो वॉल्यूम होगा 22.4 एसटीपी कंडीशन। इसका भी मोल कितना हो जाएगा? 1 मोल। तभी तो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। कौन कंडीशन पर? एसटीपी कंडीशन पर। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक आपने समझा कि इसको मिटा दे, ये तो समझ में आ गया कि एसटीपी का क्या चक्कर है वॉल्यूम के साथ। तो 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी कंडीशन में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? कितना करता है भाई? दिस वन 22.4 लीटर। नाउ अब देखो, समझो जरा एक बात को। अब ये जब समझ गए हम, है ना, तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, इजी वाला, है ना? कैसा न्यूमेरिकल्स? इजी वाला। जैसे कहा जाए 8 ग्राम ऑफ मीथेन, 8 ग्राम ऑफ CH4 at STP occupies how much volume? How much volume? This is the question. Question number 1. 8 gram of CH4 at STP occupies how much volume? तो कैसे पता चलेगा? मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई? 16। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16, है ना? और 8 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा? मोल का फार्मूला होता है वेट इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना है भाई? वेट इन ग्राम है 8 और मॉलिक्यूलर वेट होता है 16। कितना मोल आ गया? आधा मोल। कितना मोल आ गया? आधा मोल। हम जानते हैं कि एसटीपी कंडीशन पर 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। तो आधा मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा? जल्दी बता दो भाई। 22.4 into मतलब 11.2 लीटर। आंसर विल बी 11.2 लीटर। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा हलवा वाला सवाल था। अब आप देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन। ये समझ में आ गया और ये बहुत इजी है, तो बताने की जरूरत ही नहीं। एक क्वेश्चन और है कि क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5.6 liter of helium gas at what condition? STP condition. What condition? STP condition. At STP. What is the answer? What is the solution? देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप जानते हो कोई भी गैस हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो ओजोन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, एनी गैस अगर आप ले रहे हैं एसटीपी कंडीशन पर, तो उसका 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई होगा। ये बात आप जान रहे हैं। मतलब वी आर नोइंग कि एट एसटीपी अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम है, तो निश्चित रूप से जो मोल आएगा वो कितना मोल आएगा? 1 मोल। 1 लीटर है तो कितना मोल होगा? 1/22.4 मोल। और अगर 5.6 लीटर है तो कितना मोल होगा? 5.6 बटा 22.4 मोल, जिसका मतलब हुआ 1/4 मोल। मतलब ये बात तो हम जान रहे हैं कि 1/4 मोल कौन गैस है? He गैस। मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि मोल ऑफ H2 ये कितना आ गया? बताओ भाई, 1/4। अच्छा तो He इज एटम और मॉलिक्यूल, जल्दी बताओ। एटम है भाई। तो 1/4 मोल में कितने एटम्स होंगे? हम
1/4 into 6.022 into 10 to the power 23। एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 हीलियम एटम, 1/4 मोल में कितना है? 1/4 मोल यहाँ से आया 20। ये लगभग 1.5 के आसपास है। 1.5 into 10 to the power 23 हीलियम एटम्स हो गए। कितने एटम्स? हीलियम एटम्स। ये बात समझ में आया भाई? अब पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे निकलेगा? तो हीलियम के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जल्दी बताओ। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है हीलियम का। एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक नंबर 2 का मतलब प्रोटॉन भी 2 और इलेक्ट्रॉन भी 2। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। हीलियम के एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2। तो इतने हीलियम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं जल्दी बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा 2 into 1.5 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो जाएगा 3 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स ओके। तो इस तरह से मतलब सिंपल सवाल इसका आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि एसटीपी कंडीशन समझ में आ रहा होगा, जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सी होता है और प्रेशर 1 atm होता है। और एक मोल किसी भी गैस का एनटीपी कंडीशन पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। अच्छा, एक मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, 10 मोल कितना करेगा? 22.4 into 10 224 हो जाएगा सीधे आंसर। 224 लीटर हो जाएगा। इसको मिटा दें ना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं मैं। मतलब ये बात तो समझ गए कि एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि आइडेंटिकल कंडीशन पर इक्वल वॉल्यूम इक्वल मोल्स को कंटेन करेगा, है ना। वॉल्यूम बढ़ाइएगा मोल बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाइएगा मोल। माने एवोगैड्रो लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑल्सो हम लिख सकते हैं एट आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आइडेंटिकल टेम्परेचर ऑफ आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स इक्वल मोल्स, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ये भी लिख सकते हैं। तो इतने डिफरेंट तरीके से आप बोल सकते हो किसको? एवोगैड्रो लॉ को। उस पर रिलेटेड सवाल भी देखें, ये भी समझ गए। अब एक बहुत जरूरी सूचना देना है आपको। व्हाट अबाउट एनटीपी? एसटीपी तो हम जान गए कि टेम्परेचर ये होता है। एनटीपी क्या होता है? एनटीपी के बारे में बता ही चुके हैं, जो एलिमेंट्री बात है वो तो बता ही चुके हैं। लेकिन यहाँ एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा इसको जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस एट कौन कंडीशन? एनटीपी। जरा इसको देखिए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, व्हाट इज दिस? एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना लेते हैं इस पर? 20 डिग्री सी, मतलब 293 केल्विन। प्रेशर कितना होता है? 180 प्रेशर लेते हैं लोग। अच्छा, ऐसे कंडीशन में अगर किसी भी गैस है, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन गैस है, ये कौन सा गैस है? कौन सा गैस है भाई? ये हाइड्रोजन गैस है। कितना मोल है इसका? 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितना ग्राम? तो 1 मोल है इसका। अगर हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है अगर मान लीजिए, तो फिर कितना वॉल्यूम होगा? कौन कंडीशन पर? एट एनटीपी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? यूजिंग वही वाला बात, PV इज इक्वल टू nRT। वॉल्यूम बराबर nRT बटा P। nRT बटा n कितना मोल लिया हमने? 1 मोल, है ना। और R का वैल्यू हो जाएगा 0.083, है ना।
लीटर बार पर केल्विन पर मोल। आप कहिएगा इसका वैल्यू मैंने कहीं लिखवाया नहीं था, बार में जब हम आर का वैल्यू लेते हैं तो वो यही लेते हैं 0.03 लीटर बार। वहां क्या था लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल में 0.0821 होगा, लेकिन बार है यहाँ पर तो 0.83 होगा, है ना। और टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन। प्रेशर कितना है भाई 180 है ना। सॉरी 180। एक्चुअली में यहाँ पर इसका वैल्यू बाद में भूलेंगे, आपको वैल्यू लेना है एटीएम ना, एटीएम ही है यहाँ पर, तो 0.0821 इनटू लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया। और टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 293 केल्विन, और प्रेशर कितना है एनटीपी कंडीशन पर 180। एटीएम से एटीएम गया, मोल से मोल गया, केल्विन से केल्विन गया, तो क्या बच गया आपके पास 1 × 0.0821 into 293। इसको काट कुट करिएगा तो ये आएगा 24.04 लीटर। क्या आएगा 24.04 लीटर। मतलब बहुत अच्छे से इस बात को समझिए कि एसटीपी कंडीशन पर किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था 22.4 लीटर, और एनटीपी पर कितना ऑक्यूपाई हो रहा है 24.04 लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को जरा समझ लीजिए कि एसटीपी पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यहाँ हम बता रहे हैं एनटीपी पर और एसटीपी पर ध्यान दीजिएगा। एक तो था हमारा एसटीपी और एक है हमारा एनटीपी। एसटीपी पर जो वॉल्यूम है एक मोल का कितना लीटर है 22.4 लीटर, और एनटीपी पर जो वॉल्यूम है एक मोल का वो कितना है 24.0 लीटर। अच्छा ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। क्या है दोनों अलग अलग है, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में इन दोनों को सेम मान लेते हैं। मींस 22.4 लीटर को या 24.04 लीटर को वो सेम मान लेते हैं। इसलिए बहुत सारे बुक में आप देखिएगा, इवन जेई के क्वेश्चंस वगैरह में भी अब तो आ रहा है या पहले भी आता था, जेई के क्वेश्चन में अब ये आ रहा है कि एनटीपी पर भी आपको वॉल्यूम कितना मान लेना है 22.4 लीटर ही मान लेना है। हालांकि ये अलग अलग कंडीशन है, वॉल्यूम डिफरेंट आएगा, फिर भी इन दोनों वैल्यूज को सेम मान लेना है। तो अब जो स्टेटमेंट आप देखिएगा बहुत सारे बुक में वो लिखा रहता है एवोगैड्रो लॉ के बारे में ऐसा कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी बराबर कितना लीटर 22.4 लीटर। दोनों को मान लिया 22.4 लीटर। मानने की बात है बस सवाल बनाने में, तो एसटीपी आए या एनटीपी आए दोनों को क्या मान लेना है 22.4 लीटर। हालांकि एनटीपी अलग कंडीशन है, एसटीपी अलग कंडीशन है। कायदे से देखा जाए तो इसके 1 मोल में 22.4 लीटर है और इसके 1 मोल में 24.04 लीटर है, पर दोनों को बराबर मान लिया गया है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी दिस इज इक्वल टू हाउ मच वॉल्यूम 22.4 लीटर। इसको 24.04 मत बनाना, 22.4 लीटर। सो 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी कंडीशन हो या एनटीपी कंडीशन हो कितना वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर एवरीवन। ओके, अब इतना आने के बाद जब ये जान गया कि एनटीपी कंडीशन पर या एसटीपी कंडीशन पर जो वैल्यू है वो इतना ही है, तो अब क्या करना चाहिए हमको? अब कुछ सवालों के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अगर कोई पूछे एसटीपी एनटीपी कंडीशन सेम है क्या? नहीं, दोनों डिफरेंट है। टेंपरेचर का प्रेशर तो सेम है, टेंपरेचर का। अच्छा, अब हमको क्या करना है? अब हमको करना है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। यहां से आपको समझ में आएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स।
What is this important problem? We have to see this. Look, ये जो important problems है इसको जरा हम देखते हैं, ठीक है? जिसको भी मिटाएंगे वो सीधे प्रॉब्लम पर आते हैं, ठीक है? See, what is the problem? प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम है, सबसे पहला प्रॉब्लम, the problem is प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहां से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम शुरू होंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है 16 ग्राम ऑफ SOX, 16 ग्राम ऑफ SOX occupies 5.6 liter at STP, 5.6 liter at STP, assuming ideal behavior, the value of x is, what is the value? ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन दिया है 2, सी ऑप्शन दिया है 3 और डी ऑप्शन दिया है none of these. कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, जरा इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है, ओके? सो हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन? सो बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चन, ये जानना बेहद जरूरी है, ये जो SOX है, व्हाट इज दैट, व्हाट डज इट इंडिकेट्स? तो SOX का मतलब है यहां पर कि ये या तो SO2 हो सकता है और नहीं तो ये SO3 हो सकता है ना? x अगर 2 हुआ तो SO2 कहलाएगा, x अगर 3 हुआ तो SO3 हो जाएगा वो, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि x है क्या, यही तो पता लगाना है इस सवाल में, इस क्वेश्चन में हमको ये पता लगाना है what is the value of x, whether it is 2 or 3, ओके? तो देखिए सवाल कैसे है, बहुत सिंपल है भाई। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि STP पर किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जल्दी बताओ भाई। 22.4 लीटर करता है कि नहीं? किसी भी गैस का 1 मोल STP या NTP, अब तो ये भी बोल सकते हैं NTP या STP, दोनों कंडीशन में वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर करता है कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ भी SOX है तो इसका भी 1 मोल STP पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता होगा कि नहीं? कुछ ना कुछ बिल्कुल करता होगा। तो सबसे पहले ये पता लगा दो कि इस SOX में मोल कितने हैं। How many moles of SOX are present in 16 gram of it? तो देखो बड़ा सिंपल है, मोल कैसे निकलता है भाई? मोल निकलता है वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम SOX का कितना है? 16 और SOX का कहा जाए मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16 into x 16x, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। सो कितना हो गया ये बताओ भाई? 16/32 प्लस 16x, ये हो गया मोल। किसका मोल हो गया भाई? SOX का। दूसरी बात, यहाँ पर 5.6 लीटर एट STP का रहा है। आपको पता है कि 22.4 लीटर एट STP रहा
लीटर होता एट एसटीपी तो कितना मोल होता 1/22.4 मोल। कितना लीटर है 5.6 लीटर एट एसटीपी तो कितना मोल होगा भाई 5.6 बटा 22.4 मोल। जिसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1/4 मोल। माने इस डेटा से पता चला कि SOX का कितना मोल है 1/4 और इधर हम पता लगाए हैं कि मोल कितना है 16/32 + 16x। ये दोनों को बराबर कर दो। इधर पता चल रहा है कि मोल 1/4 आया और इधर पता चल रहा है कि 16/32 + 16x है। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है हाँ तो बच्चों ये बता रहे थे कि दोनों का मोल जो है वो दोनों का मोल मतलब इस डेटा से ये पता चल रहा है कि SOX का मोल कितना आएगा 1/4 और इधर वाले डेटा से पता चल रहा है कि SOX का मोल कितना होगा कितना। तो दोनों को बराबर कर दो ना भाई, दोनों को बराबर कर दो। तो दोनों को बराबर करिएगा तो क्या आएगा 16/32 + 16x दिस इज इक्वल टू 1/4। ये हो जाएगा 64 दिस इज इक्वल टू 32 + 16x तो ये हो जाएगा 64 - 32 32 इज इक्वल टू 16x। x बराबर कितना हो जाएगा 2। so this is the value of x, so definitely the oxide is SO2 क्योंकि x बराबर कितना आया 2। the answer will be x is equal to 2। इस तरीके से हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है इसी का, वेक्टर लॉ का क्वेश्चन है, उसको जरा देखते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको मिटा दूं मैं, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई समस्या हो रहा है इस टॉपिक को पढ़ने में या फिर किसी तरह का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करना कि यहाँ पर क्या समस्या हुई, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। तभी तो आपकी बात मेरे तक पहुंचेगी, मेरी बात आप तक पहुंचेगी दोबारा वीडियो के माध्यम से। Now the second question is, what is the second question? Second question is very simple as it is. Question बहुत सिंपल है भाई। क्वेश्चन है कि density of O2 at 0 degree C and 1 atm is 1.429 gram per liter. The molar volume of gas, the molar volume of gas is what? The option given here is it's 22.4 liter and it's 11.2 liter and it's 33.6 liter and again it is 5.6 liter। ऐसा कुछ दिया हुआ है बच्चों। कैसे बनाओगे सवाल को भाई? देखो सबसे पहले तो आप ये पहचानो कि ये जो कंडीशन दिया हुआ है 0 डिग्री C and 1 atm, क्या ये STP का कंडीशन है या नहीं है? जल्दी बताओ भाई। Is it the condition of S? Is it the condition of 0? Is it the condition of STP or not? जल्दी बताओ। ये कंडीशन है STP का, बिकॉज़ STP कंडीशन पर मैंने कितनी बार बोला है कि देखो जल्दी से होता है तो सेकंड नंबर बोला नहीं होता है। ये बात समझ में आ गया? अब बताओ, देखो अब करना ये है आपके यहाँ पर, हम जानते हैं कि at STP 1 mole of gas कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? जल्दी बता दो 22.4 लीटर। कितना ऑक्यूपाई करता है भाई? 22.4
4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। हाँ, तो ये 1 STP एट STP कंडीशन 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर, मतलब कि 1 मोल गैस STP कंडीशन पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। और 1 मोल गैस का माने वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस को ही हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। तो आपने देखा कि 1 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर। बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर जब ऐसे क्वेश्चन में ये डेंसिटी दिया हुआ है तो इसका क्या यूज हुआ? फिर इसका यूज है, आप वैसे भी बनाओगे तो इतना ही आएगा। और अगर आप ऐसे बना रहे हो सिंपली कि ये कंडीशन STP का हो गया और STP में 1 मोल किसी भी गैस का कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर, चाहे वो डेंसिटी कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का गैस हो, इतना ही होगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है बनाने का? दूसरा तरीका भी है इसका, जरा उसको भी देख लीजिए। उस तरीके को भी आप यूज कर सकते हैं। तरीका ये है भाई कि डेंसिटी ऑफ गैस कितना है? डेंसिटी ऑफ गैस है 1.429 ग्राम पर लीटर। दिस इज डेंसिटी वैल्यू। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1.429 ग्राम में कितना लीटर है? 1 लीटर। अच्छा, तो 1 ग्राम में कितना लीटर होगा? 1.429 लीटर, है ना। और O2 का 1 मोल में कितना ग्राम होता है? 32 ग्राम। कितना ग्राम? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम में कितना? 32/1.429 लीटर। आप सोचिएगा ये 32 ग्राम क्यों लिए? बिकॉज़ 32 ग्राम में कितना मोल होता है? 1 मोल। और हमसे क्या पूछ रहा है? मोलर वॉल्यूम, मतलब 1 मोल का वॉल्यूम। दैट्स व्हाई 32 यहां पर लाए हैं। अब 32 ग्राम में कितना वॉल्यूम हुआ? इन 32 ग्राम हाउ मेनी वॉल्यूम? 32/1.429 मतलब 22.39 माने 22.4 लीटर मान सकते हैं। मतलब ऐसा क्या आया? वही आया जो पहले वाले तरीके से आया था। पहले वाले तरीके में ये था कि आपको किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करनी थी, सिर्फ ये समझना था कि 0 डिग्री से 180 का मतलब होता है STP, और STP में 1 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। समझ गए? ओके। हाँ, तो अब हम देखना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडियल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इन द रिएक्शन 2Al and plus 6HCl, ये सॉलिड में, ये एक्वस में, दिस गिव्स 2Al3 plus एक्वस में है, 6Cl minus एक्वस में और 3H2 गैस में है। ये ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है। अब कह रहा है इसमें से कितने ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सही है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसा रिएक्शन है, 2 एल्युमिनियम 6HCl और 2 एल्युमिनियम 3 plus 6HCl minus and 3H2 गैस। कह रहा है कि इसमें से कौन सही है? पहला ऑप्शन है 11.2 लीटर H2 गैस at STP is produced for every mole HCl consumed. every mole HCl consumed। तो हम पहले ऐसा करते हैं, ऑप्शन वाइज बनाते हैं, ठीक है। काफी बड़ा सवाल है, ऑप्शन वाइज बनाते हैं। सॉल्यूशन कैसा होगा इसका? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक बात जरा देखिए, एक बात यहाँ पर ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसको फिर से उतारने की कोशिश करते हैं, बस आपको समझाने के लिए। 2Al ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसको जरा समझिए। तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, हम ये बता रहे हैं कि इस रिएक्शन को फिर से दोबारा से लिख रहे हैं, ठीक है। और दोबारा से लिखने के बाद देखते हैं कि क्या कह रहा है। 2 एल्युमिनियम plus 6HCl, this is 6HCl and this gives, ये एक्वस नहीं लिख रहे हैं, सीधे हम सवाल पे आते हैं।
2 ammonium 3 plus and plus 6 Cl minus and plus 3 H2 ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये बताइए आप मोल कॉन्सेप्ट जो है उसमें यहाँ 2Al है, इसको क्या पढ़ सकते हैं आप? 2 मोल ऑफ Al या क्या पढ़ सकते हैं? 6 मोल ऑफ HCl पढ़ सकते हैं कि नहीं? इसको क्या पढ़ सकते हैं? 2 मोल ऑफ Al3+ और इसको क्या पढ़ सकते हैं? 6 मोल ऑफ Cl माइनस और इसको क्या पढ़ सकते हैं? 3 मोल ऑफ H2। नाउ अब आपको देखना यहाँ है ऑप्शन में कि किसके किसके बीच में रिलेशन है? H2 और HCl के बीच में। तो आपको उसी दोनों पर नजर बनाए रखना है, बाकी बीच में जो भी HCl है, Al3+ है या जो भी अनवांटेड चीज है उसको नहीं देखना। आपको क्या देखना है? यहाँ कर रहा है H2 और HCl, इसके बीच में रिलेशन देखना है। तो H2 किधर है भाई? H2 इधर है और HCl किधर है? HCl है इधर, HCl इधर है, HCl इधर है। तो अब हम समझ गए कि HCl और H2 के बीच में रिलेशन देखना है। अच्छा ये बता दो हमको आप कि 3 मोल H2, 3 मोल ऑफ H2 requires 3 मोल ऑफ H2 requires कितना मोल ऑफ HCl? 6 मोल। देख लो भाई 3 मोल इसका बन रहा है तो इसके लिए कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है HCl का? 6 मोल। माने 3 मोल ऑफ H2 requires 6 मोल of what? HCl, 6 मोल ऑफ HCl। तो 6 मोल ऑफ HCl। अच्छा ये बता दो आप हमको कि इसमें कह रहा है 6 लीटर HCl is consumed for every 3 लीटर HCl produced। अच्छा हाँ ठीक, चलिए बता दो 3 मोल इसका कितना जरूरी है उसके लिए? 3 मोल का 6 मोल HCl रिक्वायरमेंट हो रहा है। अच्छा 3 मोल में ये बता दो जरा हमको जल्दी से, आप जल्दी से बता दो कि 3 मोल में कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 22.4 into 3 है ना। इसमें कितना मोल का रिक्वायरमेंट हो जा रहा है? 6 मोल का। किसका रिक्वायरमेंट हो जा रहा है भाई? 6 मोल का। कह रहा है कि अच्छा हम कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं? ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, मिस्टेक हो गया मुझसे। पहला ऑप्शन है ना, पहला कह रहा है 11.2 लीटर H2 at STP is produced for every mole of HCl consumed। ये बता दो कि 3 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है? 6 मोल। इतना लीटर of H2 at STP is produced for every mole HCl consumed। HCl consumed 6 मोल रहा है। यस हाँ, तो ये बता दो कि इसका 3 मोल मतलब बन रहा है तो HCl consumed कितना हो रहा है? 6 मोल HCl consumed। कितना भाई? 6 मोल HCl consumed। तो 1 मोल HCl consumed के लिए for 1 मोल HCl consumed 1 मोल HCl consumed कितना मोल हमको जरूरत पड़ेगा इसका? 6 मोल में 3 है तो 1 मोल में 3/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/6 मोल ऑफ क्या? H2 गैस। 3/6 का क्या मतलब हुआ? जल्दी बताओ भाई। 1/2 मोल ऑफ कितना? जल्दी बता दो। H2 produced अब 1/2 मोल का मतलब हुआ कितना वॉल्यूम? 1 मोल 22.4 तो 1/2 में कितना? 11.2 लीटर। 11.2 लीटर। मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ये बिल्कुल सही है कि गलत है? एकदम सही। आंसर विल बी ए। आपको समझ में नहीं आया? फिर से मैं बता रहा हूं एक बार। देखो 2 एल्युमिनियम है, 6 Al है, 2 एल्युमिनियम है, फिर 6 Cl है, फिर 3 H2 है। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? 11.2 लीटर H2 जो है ये STP पर प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है कितने HCl कंज्यूम के लिए? एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम। तो हम क्या किए हैं? सबसे पहले HCl और H2 के बीच में रिलेशन निकाले हैं। 3 मोल H2 बन रहा है तो कंजम्पशन HCl का कितना है? 6 मोल। कितना है? 6 मोल। माने 6 मोल HCl है, 6 मोल HCl है तो H2 कितना मोल है? जल्दी बताओ। 3 मोल। तो 1 मोल जब HCl का कंजम्पशन है तो H2 कितना बनेगा? 3/6 मोल। 3/6 का मतलब कितना मोल? 1/2 मोल H2 बनेगा और 1/2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 मोल का 22.4 होता है STP पर, तो 1/2 मोल का 22.4/2 यानी 11.2 लीटर। सो आंसर विल बी 11.2 लीटर।
बाकी का भी आप चेक कर सकते हो, ये सब गलत आएगा। आंसर क्या है इसका? ये है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहें बाकी का तो बाकी का भी कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं बाकी का भी कर देता हूँ, देख लो अपने पता चल जाएगा बाकी का भी। एक ऑप्शन तो हो गया, चलो बी, ऑप्शन नंबर बी के बारे में जरा देख लो, अगर चाहते हो तुम लोग तो बी का भी देख लेते हैं। कह रहा है कि 6 लीटर HCl is consumed for every 3 लीटर क्या for every 3 लीटर H2 produced। नहीं, ये तो नहीं होगा, STP कंडीशन में कर रहा है ना भाई, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, सो आंसर विल बी ना। इसको मिटाना है, चलिए now next question is calculate density of methane at STP। okay, ये देखना आपको कि density of methane at STP कितना होगा। ठीक है, STP, what is density of methane at STP, कैसे निकालेंगे आप? तो देखो STP कंडीशन में क्या मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ मीथेन at STP occupies कितना वॉल्यूम, जल्दी बता दो भाई, occupies 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम या 22,400 मिलीलीटर, 22,400 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम, ये मतलब हुआ। अच्छा 1 मोल ऑफ CH4 में कितना ग्राम होगा भाई? 16 ग्राम। आपको पता है किसी भी चीज का 1 मोल लिखना है तो उसको मॉलिक्यूलर वेट में ग्राम लगा दो आप, निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, वो 1 मोल हो जाएगा। तो 16 ग्राम, 16 ग्राम का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। इतना ग्राम का इतना लीटर, या आप कह लो 22,400 मिलीलीटर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपको डेंसिटी निकालना है भाई, तो डेंसिटी तो बहुत सिंपल है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है भाई, जल्दी बता, मास कितना है? 16 ग्राम। डेंसिटी वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 16/22.4, 16/22.4 कितना होगा? 0.714, 0.714 ग्राम पर लीटर। मतलब डेंसिटी आ गया आपका, डेंसिटी ऑफ मीथेन, डेंसिटी ऑफ मीथेन एट STP कितना आ गया भाई? ये आ गया 0.714 ग्राम पर लीटर। अच्छा कुछ बच्चे अगर मिलीलीटर में जानना चाहे तो डेंसिटी इन मिलीलीटर माने डेंसिटी इन ग्राम पर ml, वो कितना हो जाएगा? 16 को डिवाइड करना होगा 22,400 से, है ना, तो कितना हो जाएगा? 0.714 into 10 to the power -3 कितना ग्राम पर लीटर पर ml, ये हो जाएगा 16/22,400 है ना, 16/22,400 ये हो जाएगा 0.0000714, वही तो बोले 10⁻⁻3, ठीक है, 0.0000714 ग्राम पर ml। ऐसे भी हो सकता है आंसर, या ग्राम पर लीटर में भी इसका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस एक क्वेश्चन और है, एंड द क्वेश्चन इज, इसको मिटा दें। एक क्वेश्चन और है, next question is which of the following
following which of the following compounds have equal number of C atoms, have equal number of C atoms, equal number of C atom। पहला है फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका 1.06 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड ये है 1.66 मोल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज समझते हैं ना भाई, चीनी C12H22O11 और C है 0.224 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मतलब CO गैस एट NTP एंड चौथा ऑप्शन है 0.224 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट NTP। अच्छा NTP का मतलब वही कि एक मोल किसी भी गैस का STP या NTP पर 22.4 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इसको ऑप्शन वाइज बनाते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है बड़ा संजीदा सा सवाल है which of the following compounds have equal number of C atom, माने आपका पूरा ध्यान किस पर होना चाहिए, C एटम्स पर। किसका कम है C एटम और किसका ज्यादा है C एटम, इस बात का पता लगाना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा भाई, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 23 × 2 46, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 63 जा 48, सब जोड़िएगा तो आएगा 106। अच्छा मोल ऑफ Na2CO3 कहा जाएगा, कोई जल्दी बता दो कितना होगा। वेट इन ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट ग्राम कितना है भाई 1.06 बटा 106 कितना आएगा 10⁻²। कितना आएगा 10⁻² मोल आया किसका Na2CO3 का Na2CO3। अच्छा इसके एक मॉलिक्यूल में C का कितना संख्या है 1, C का कितना संख्या है 1, तो इसके एक मोल में C का कितना मोल होगा 1। बड़ा सिंपल सा बात है भाई, हम कह रहे हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये दिख रहा है Na2CO3 का, उस एक मॉलिक्यूल में C की संख्या कितनी 1, तो इसका अगर 1000 हो जाए तो ये भी कितना हो जाएगा 1000 का होगा। इसका 1 मोल हो जाए तो ये भी कितना होगा 1 मोल होगा ना। इसका मतलब अगर इसका मोल है 10⁻², तो C का भी मोल कितना हो जाएगा 10⁻², मतलब मोल ऑफ C ये कितना हो जाएगा 10⁻²। मोल ऑफ C कितना हो जाएगा 10⁻²। और पूछ रहा है जब पॉइंट मोल्स आर इक्वल नंबर ऑफ C एटम, तो इसका मोल कितना हो गया 10⁻²। मोल 10⁻² हो गया तो नंबर ऑफ C एटम्स कितना हो गया, नंबर ऑफ C एटम्स एक मोल में 6.022 या ऐसा कर लो कि n से रिप्रेजेंट कर दो, Na से अगर दो नंबर एक मोल में Na नंबर हो जाएगा C का, तो 10⁻² कितना आ जाएगा 10⁻² Na। समझ में आया, पहला ऑप्शन तो समझ में आ गया भाई। पहला ऑप्शन में वेट ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट 1.06/106 10⁻², इसका मोल है और इसका जितना मॉलिक्यूल है C उतना ही है। एक मॉलिक्यूल में एक C एटम, तो एक मोल में 1 मोल 10⁻² मोल में 10⁻², तो मोल ऑफ C आ गया 10⁻²। नंबर ऑफ C एटम्स अब अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा Na × 10⁻²। नाउ अब हमको क्या देखना है, ऑप्शन नंबर
नंबर कौन देखना है भाई? ऑप्शन नंबर देखना है, ऑप्शन नंबर बी। बी कह रहा है 1.66 मोल ऑफ सुक्रोज। ध्यान दीजिए, सुक्रोज है चीनी C12, ग्लूकोज है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ऐसा करके कुछ होता है ना, और फ्रुक्टोज भी ऐसा करके होता है C6H12O6। और ये बनता कैसे है? तो जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। क्या कराया जाता है? हाइड्रोलाइसिस। C12H22O11 का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, चीनी इसको बोलते हैं सुक्रोज को। तो देख लीजिए सुक्रोज का फॉर्मूला ये, ग्लूकोज का ये, फ्रुक्टोज का ये। तो आप देख लीजिए कि ग्लूकोज सुक्रोज में जो सिचुएशन है, C पर पावर कितना है भाई? C12H22O11, माने 1 मोल इस मॉलिक्यूल में C कितना मोल है? 12 मोल। C कितना है? 12। एक मॉलिक्यूल में C का संख्या कितना है? 12। तो 1 मोल में C का 12 मोल। तो कह रहा है सुक्रोज का 1.66 है, मतलब मोल ऑफ सुक्रोज है 1.66 मोल। कितना मोल? तो मोल ऑफ C कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, 12 गुना बढ़ जाएगा, 12 × 1.66 मोल। नहीं हो गया? तो पहला वाला में, इस वाले में ध्यान दीजिएगा, इस वाले में जो C का संख्या आया था वो कितना आया था? 10⁻² - 2 × Na। और इसमें कितना आ गया? जल्दी बता दो। इसमें आ गया 12 × 1.66। कितना हो जाएगा भाई? 12 × 1.66, दैट इज 19.92। 12 × 1.66, दैट इज 19.92। कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 19.92। इसको मान लो 20, लगभग 20 मोल हो गया। तो नंबर ऑफ C एटम्स कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो भाई। 20 × Na। कितना हो जाएगा? 20 × Na। इसमें कितना हो जाएगा C? 20 × Na। बोलो, Na अगर रैंडम नंबर है। बी ऑप्शन खत्म हुआ। अब आते हैं सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, इसको भी देखते हैं जरा। चलिए सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन में कह रहा है कि कितना लीटर ऑफ CO गैस एट NTP, मतलब CO गैस कितना लीटर है? 0.224 लीटर है ना, CO गैस एट NTP। अच्छा ये बताओ, एट NTP या STP 22.4 लीटर रहेगा तो कितना मोल होगा भाई किसी भी गैस का? 22.4 लीटर। अभी तो थोड़ी देर बताया, इसी लेक्चर में बताया कि किसी भी गैस का 1 मोल STP या NTP कंडीशन पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। 22.4 लीटर है तो 1 मोल है, इसलिए 1 लीटर है तो 1/22.4 मोल है। इसलिए कितना लीटर दिया हुआ है? 0.224। तो कितना हो जाएगा? 0.224 बटा 22.4। ये कितना हो जाएगा? देखो भाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 22.4 बटा 22.4 इनटू बस नीचे 100। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻। मतलब जो मोल आया CO गैस का, यहां भी कितना आया? 10⁻⁻2। तो एटम्स ऑफ C कितना होगा? मतलब ध्यान दो, एक चीज समझो, तुम लोगों को एक चीज समझाना है। मतलब CO गैस का कितना लीटर था भाई? CO गैस का कितना लीटर था? 0.224 लीटर था। CO गैस का 0.224 लीटर था, तो हमने इसको ऐसे समझा कि 22.4 लीटर आता तो 1 मोल होता किसका? CO गैस का। किसका? CO गैस का। CO गैस लिखा हुआ है ना यहाँ। तो 22.4 लीटर होता तो 1 मोल ऑफ CO गैस, 1 लीटर है तो इतना मोल ऑफ CO गैस। इसलिए इतना लीटर है, 0.224 लीटर है, तो कितना मोल? 10⁻⁻2 मोल ऑफ CO गैस। तो CO का जो मोल आया हमारे पास, CO का क्या आया हमारे पास? मोल जो आया, CO का जो मोल आया वो कितना आया? 10⁻⁻2
-2। अच्छा ये बताओ एक मॉलिक्यूल में C कितना है? 1। तो इसके x मोल में C कितना होगा? x मोल। इसके 10 टू द पावर -2 मोल में C कितना होगा? 10 टू द पावर -2। तो मोल ऑफ C कितना आया भाई? 10 टू द पावर -2। तो नंबर ऑफ C एटम्स कितना हुआ? 10 टू द पावर -2 into Na। कितना हुआ नंबर ऑफ C एटम्स? 10 टू द पावर -2 into Na। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, सबसे लास्ट ऑप्शन। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये तो समझ में आ गया कि CO कितना है? 10 टू द पावर -2 मोल यहां से निकाले हैं, और 10 टू द पावर -2 मोल CO का है, तो 1 मोल CO में C कितना हो जाएगा? 1 मोल। 10 टू द पावर -2 मोल में ये कितना हो जाएगा? उतना ही। नंबर ऑफ C एटम्स हो जाएगा 10 टू द पावर -2 by into Na। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी। डी क्या कहता है भाई? ऑप्शन डी, व्हाट डी इज सेइंग? सीधी है। डी क्या कहता है? डी कहता है CO2 गैस एट STP। CO2 गैस एट NTP। अच्छा कितना लीटर? CO2 उतना ही 0.224 लीटर CO2 गैस एट NTP। अच्छा ये बताओ 22.4 लीटर CO2 at NTP कितना मोल होता है? 1 मोल। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा? 1/22.4 मोल किसका? CO2 का। इसलिए 0.224 लीटर है तो कितना हो जाएगा? 1/22.4 into 0.224 मोल ऑफ CO2। तो CO2 का कितना मोल आया? 10 टू द पावर -2। देख लो काट कर 10 टू द पावर -2 आएगा। अब ये बता दो हमको तुम लोग कि CO2 का मोल आया 10 टू द पावर -2। कैलकुलेशन इसके एक मॉलिक्यूल में C एटम कितना है? 1। तो इसके 10 मोल में C एटम कितना होगा? 10। इसके 20 मोल में C एटम कितना होगा? 20 मोल। इसके x मोल में C एटम कितना होगा? x मोल। तो इसके 10 टू द पावर -2 मोल में C एटम कितना होगा? 10 टू द पावर -4 मोल। 10 टू द पावर -2 मोल उतना ही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ C एटम कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 into Na। तो क्या हो जाएगा C एटम? 10 टू द पावर -2 into Na। तो आप ही बता दो यहाँ वाले केस में C एटम, यहाँ वाले केस में C एटम और यहाँ वाले केस में C एटम क्या है? बराबर है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा A, C and D। इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा A, C and D। ये बात समझ में आई? आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल है। एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है छोटा सा। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद वीडियो को बंद करेंगे, हम लेक्चर बंद करेंगे, कुछ दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस is 11.2 the volume occupied by occupied by 1 gram of the gas at STP. 1 gram of gas at STP कितना होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, 1 लीटर, 1100 2 लीटर,
एंड ऑप्शन सी है 22.4 लीटर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्या है ऑप्शन? नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ करके दिया हुआ है। अच्छा ये बताता हूँ बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे करें, हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन, कैसे करें। इसके लिए वेपर डेंसिटी एक टर्म आ गया। क्या आ गया? वेपर डेंसिटी आ गया। सो वेपर डेंसिटी क्या होता है? 2 into वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी पर एक अलग लेक्चर आएगा, पहले तो आप इस सवाल को बनाने का तरीका सीखिए। 2 into वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, इतना याद रखिए। 2 into वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसे यहीं पर देख लो, किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेपर डेंसिटी कितना है? 11.2 है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा भाई? मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 22.4। 22.4 ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया किसी भी गैस का। अच्छा ये बता दो, कोई गैस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 22.4, ठीक है? इस गैस का 1 मोल एसटीपी पर कितना वॉल्यूम सप्लाई करेगा? 22। कोई भी गैस का 1 मोल एसटीपी पर 22.4 लीटर सप्लाई करता है भाई, कोई नई बात थोड़े। एनी गैस, यहाँ जो गैस है अननोन गैस है कोई, उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है। अच्छा 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर वेट में क्या लगा है? ग्राम लगा लो, 22.4 ग्राम। एसटीपी बराबर कितना? 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम कितना? 22.4 बटा 22.4 मतलब कितना? 1 लीटर। आंसर कितना? नहीं समझ में आया? देखो, कोई गैस का मॉलिक्यूलर वेट हमने वेपर डेंसिटी के हेल्प से निकाल लिया 22.4। वेपर डेंसिटी पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसका अलग लेक्चर आएगा, उसमें सब समझा देंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट 22.4 है। 1 मोल एट एसटीपी कितना किसी भी गैस का होता है? 22.4 लीटर। और 1 मोल इस गैस का कितना हो जाएगा? 22.4 ग्राम, क्योंकि मैंने बता रखा है किसी भी मॉलिक्यूलर वेट में ग्राम लगा दो तो उस चीज का मोल निकल जाता है, 1 मोल। इसका मॉलिक्यूलर वेट 22.4, इसमें ग्राम लगा तो 1 मोल नहीं निकल जाएगा। 1 मोल 22.4 लीटर रखता है, मतलब 22.4 ग्राम 22.4 लीटर वॉल्यूम रखता है। इसका मतलब 1 ग्राम 1 लीटर वॉल्यूम रखता है। ऐसे कितना हो जाएगा? 1 लीटर। सो दिस इज एंड ऑफ पार्ट 2। दिस इज एंड ऑफ पार्ट 2। अब आपको क्या करना है कि जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इसके उसको बनाइए, जो प्रॉब्लम में डाउट हो उसको कमेंट करिए आप और जुड़े रहिए। तो इससे आपकी बात हमारे तक पहुंचेगी और हमारी बात आप तक पहुंचेगी। ओके, सो गो अहेड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एवोगाड्रो लॉ एंड आई होप कि एवोगाड्रो लॉ में ज़्यादा समस्या अब नहीं होगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रॉब्लम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।